हाँ, मेरे दोस्त हीरा। हीरा, तुम कहाँ थे? अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे परिवार के खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो ना। मैंने तुम्हारे घर पे खाना खाया है, तुम्हारा नमक खाया है, तो फिर मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया था आदित्य। हमेशा रात के अंधेरे में मैं चुपके से तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें देखता रहता। आज भी मैं आहिस्ता से बड़ी ही सावधानी पूर्वक तुम्हारा पीछा कर रहा था। हाँ। अरे तो तुम मुझे बोल सकते थे। तुम दूर से आवाज लगाकर मुझे बता देते कि यहाँ पे शेर मौजूद है। केशव नगर राज्य के एक छोटे से हरियापुर नाम के गांव में आदित्य नाम का एक अनाथ गरीब किसान रहा करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत में उदास बैठा था कि तभी आदित्य के गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। हाँ, क्या बात है आदित्य, तुम इतने उदास क्यों हो? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तब पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और कुछ समय पहले भी, क्या कहूं, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। घर जाता हूं तो दीवारें काटने को दौड़ती है। कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं मुखिया जी। आदित्य की बात सुनकर मुखिया उदास होते हुए बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है आदित्य। तुम्हें अकेले देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। परंतु तुम चिंता मत करो। अब देखो, होनी को कौन टाल सकता है और भगवान से कौन जीत सकता है ना? एक समय आएगा जब भगवान सब कुछ सही कर देंगे, निश्चिंत रहो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य फिर से मेहनत से खेत में काम में जुट गया। शाम तक आदित्य थककर चूर हो चुका था। हाँ, चलो अब घर चलना चाहिए। घर पर सूनी दीवारें मेरा इंतजार कर रही हैं। शरीर में थकान होने लगी है। बाकी का काम कल आकर करूंगा। चलो। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे घायल सुंदर हिरण पर पड़ी। आदित्य दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। हिरण बुरी तरह से कराह रहा था। अरे 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 अरे, ये तो बहुत ही सुंदर हिरण है और इसके शरीर से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर पत्थर से प्रहार किया हो। तभी हिरण इंसानी आवाज में आदित्य की ओर देखकर बोला, मेरी मदद करो। तुम इस धरती की मिट्टी को मेरे जख्म में लगा दो। मेरे जख्म सही हो जाएंगे। मेरा हाथ नहीं है ना, नहीं तो मैं ये कार्य स्वयं कर लेता। और मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं है। इतना कर दो। हिरण के मुंह से इंसानी जुबान सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। अरे नहीं, मुझे देखकर डरो नहीं। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, बोल कर बताऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। मेरी मदद कर दो। हिरण की ये बात सुनकर आदित्य के मन से डर दूर हो गया। आदित्य ने तुरंत मिट्टी को हिरण के जख्म पर लगा दिया। अगले ही पल वो जख्म रंग बिरंगी किरणों से भर गया और हिरण उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं एक विचित्र जंगल का रहने वाला प्राणी हूँ। विचित्र जंगल में रहने वाले प्राणी इंसानों की तरह बात करते हैं। क्या? लेकिन मैंने तो कभी इस जंगल का नाम भी नहीं सुना।
ये कहाँ है? कौन सा जंगल है ये? क्योंकि ये जंगल इंसानी आंखों से छिपा हुआ है। अब क्या है ना कि मुझे इंसानों को देखने की, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। इसीलिए मैं छुपता छुपाता अपने जंगल की सीमा से तुम्हारी दुनिया तक आ पहुंचा। मगर मुझे देखते ही कुछ इंसानों ने पत्थर से मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। ये बताओ, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? और फिर मैं अपने घर का रास्ता भी भटक गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बोलकर हिरण की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य को उस हिरण पर बहुत ही ज्यादा दया आ गई। अरे 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 अरे, रो मत रो मत रो मत। हर इंसान बुरा नहीं होता। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हारी हालत खराब है और तुम भूखे भी हो। चलो शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। कहाँ? क्या तुम भी मुझे मारोगे क्या? अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। अरे तुम मेहमान हो, खातिरदारी करेंगे। चलो चलो चलो। आदित्य रात के अंधेरे में उस हिरण को अपने घर ले आया। और कुछ रोटियां उसके सामने रखता हुआ बोला, हाँ, ये लो रोटी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। कुछ तुम खा लो, कुछ मैं खा लेता हूँ। कम से कम हम दोनों की भूख कुछ देर के लिए तो शांत हो ही जाएगी। क्यों? खा लो खा लो खा लो। हिरण रोटी को खाने लगा। कुछ देर बाद हिरण आदित्य से बोला, वाह 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 वाह, तुमने रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। बहुत अच्छा बनाते हो। अच्छा दोस्त, तुमने बताया कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो ये बताओ कि अब तुम जंगल कैसे जाओगे? अब पता नहीं, अब मैं अपने जंगल वापस कभी जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, तुम आज मेरे इस घर में रह सकते हो। और वैसे भी मैं खुद यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। इसी बहाने मुझे बात करने वाला दोस्त भी मिल गया। क्यों दोस्त? क्यों दोस्त? तुमने मुझे 2 बार दोस्त कहा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें दोस्त कहा। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हें हीरा कह के बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे हीरा कह के बुला सकते हो। आदित्य उस हिरण से रात भर बातें करता रहा। अगली सुबह आदित्य अपने खेत पर काम करने के लिए निकला ही था कि तभी हिरण उसके पीछे आने लगा। आदित्य हिरण की ओर देखकर बोला, अरे हीरा, तुम घर के अंदर ही रहो और याद रखना, अगर इस घर में कोई और इंसान आए तो उसके सामने बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम एकदम चुप रहना, ठीक है? अगर इंसान तुम्हें अपनी तरह बोलता हुआ देखेंगे तो वो तुमसे डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं बोलना, चुप, एकदम चुप। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत में चला गया। और शाम को घर लौट आया। उस दिन के बाद आदित्य की रोज यही दिनचर्या हो गई। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से अपने खेत में काम करता और रात भर हीरा से बातें करता। एक दिन आदित्य अपने खेत से लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे अरे आदित्य, क्या बात है, क्या बात है? कुछ समय पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ सा रहता था और तुम काफी उदास भी रहते थे।
लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है। क्या बात है भैया? अब आप ही ने तो कहा था मुखिया जी कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने सब कुछ सही कर दिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे लिए एक खुशी की बात और है। अच्छा, कैसी खुशी की बात बताइए। देखो आदित्य, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे माता पिता तो अब इस संसार में रहे नहीं, इसीलिए इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छी लड़की से संपन्न करा दूं। और मैंने लड़की भी देख रखी है। क्या? और क्या नाम है उस लड़की का? देखो बेटा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती पुत्री राधा है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। आदित्य को गहरी सोच में डूबता हुआ देख मुखिया बोला, अरे क्या हुआ आदित्य? देखो, अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करने में कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा विवाह गांव की किसी दूसरी सुंदर कन्या से करा दूंगा, है ना? अरे नहीं 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 मुखिया जी, आप गलत सोच रहे हैं। क्या आप मुझे आज रात सोचने का समय दे सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज रात तुम आराम से सोचो, निश्चिंत होकर सोचो। कल सुबह तुम घर आकर अपना जवाब दे देना, बस। आदित्य वहां से सीधा अपने घर चला आया। घर पर आदित्य को गहरी सोच में डूबता हुआ देख हीरा आदित्य से बोला, क्या हुआ आदित्य? आज तुम इतनी गहरी सोच में क्यों गुम हो? हीरा, आज मुझे रास्ते में मुखिया जी मिले थे। वो मेरा विवाह अपनी पुत्री से करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है आदित्य। विवाह केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी होते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है हीरा, लेकिन कभी सोचा है अगर मेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। हो सकता है कि वो तुम्हें बोलता हुआ देखकर डर जाए और तुम्हें स्वीकार ही ना कर पाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र। देखो हीरा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हीरा, क्या है ना कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हो और मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अरे ये तुम क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? अरे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी मेरी तुमसे भी अच्छी मित्र बन जाए। अरे तुम्हारी पत्नी और मेरी दोनों की बहुत अच्छी पटने लग जाए, ये भी तो हो सकता है। हीरा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। अगले दिन आदित्य मुखिया के घर पर चला गया। हाँ तो आदित्य, फिर तुमने क्या सोचा? मुखिया जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हाँ, ये बहुत बढ़िया हुआ। तो फिर ठीक है। कुछ दिन बाद आदित्य का विवाह संपन्न हो गया। मुखिया की पुत्री राधा आदित्य की पत्नी बनकर उसके घर पर आ पहुंची, मगर जैसे ही राधा ने घर के अंदर कदम रखा, आदित्य के घर पर सुंदर हिरण को देखकर चौंक पड़ी और आदित्य से बोली, आदित्य, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तुम तो अपने घर पर अकेले रहते हो ना? तुमने हिरण कब से पाल लिया और पिताजी ने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया।
अरे राधा, ये केवल हिरन नहीं है, ये मेरा मित्र है और इसका नाम है हीरा। आदित्य की बात सुनकर राधा मुस्कुराने लगी। अगले दिन दोपहर के समय राधा आदित्य से बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आदित्य हाथ मुंह धोकर बैठ गया और हमेशा के मुताबिक हीरा भी आदित्य के सामने बैठ गया। राधा एक थाली में खाना परोसकर आदित्य के सामने ले आई। तभी आदित्य राधा से बोला, अरे राधा, एक थाली नहीं 2 थाली लाओ। हाँ। लेकिन दूसरी थाली किस लिए? मुझे अभी भूख नहीं है। अरे 2 किसके लिए क्या? मेरे मित्र हीरा के लिए, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगा ना। राधा मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हीरा राधा की ओर देखकर बड़ी मासूमियत से बोला, आदित्य सही कहता है, हम दोनों साथ साथ ही खाना खाते हैं और आदित्य मुझसे रात भर बातें करता रहता है। लेकिन जब आदित्य खेत में चला जाता था ना, तो मुझे भी दिन भर घर में अकेला रहना पड़ता था। परंतु अब तुम आ गई हो ना, अब मेरा समय आराम से कट जाया करेगा। तुम भी आदित्य की तरह मुझसे ढेरों बातें करना। हाँ। हिरण के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राधा बुरी तरह से डर गई और चिल्लाती हुई आदित्य की ओर देखकर बोली, ये क्या है? ये इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? राधा को डरते हुए देखकर आदित्य भी घबराते हुए बोला, अरे राधा, तुम डरो नहीं, ये मेरा मित्र है, विचित्र जंगल से आया है और विचित्र जंगल में बोलने वाले ही प्राणी रहते हैं। हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? विचित्र जंगल, विचित्र प्राणी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये हिरण इंसानी आवाज में बात कर रहा है और तुम इसे घर से धक्के देने के बजाय अपने घर पर रखे बैठे हो और उसे अपना मित्र बता रहे हो? अभी इसी वक्त इसे घर से बाहर निकालो। जब तक ये घर में रहेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या नहीं? अरे राधा, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या नहीं? आदित्य क्रोधित होते हुए बोला, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो राधा? ये मेरा मित्र है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मैं इस घर पर तभी आऊंगी जब तुम इस बोलने वाले हिरण को, जो पता नहीं राक्षस है या क्या है, घर से बाहर नहीं निकाल देते। इतना बोलकर राधा गुस्से से घर से चली गई और हीरा की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य हीरा की ओर देखकर बोला, अरे मैंने कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। देखा, मैंने कहा था ना। देखो मित्र, मैं सही बात बोलूं तो तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। मैं तुम पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहता। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी मित्रता को नहीं तोड़ सकता। इधर राधा को घर पर अचानक से देख मुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा और राधा से बोला, अरे, क्या हुआ राधा? तुम यहाँ अचानक? और आदित्य कहाँ है? और तुम्हारे चेहरे पर ये क्रोध और डर क्यों झलक रहा है? राधा मुखिया को सारी घटना बताती हुई बोली, पिताजी, वो पगला गए हैं। अपने घर पर एक ऐसे हिरण को रखे हुए बैठे हैं जो इंसानों की तरह बात करता है। मुझे तो वो कोई राक्षस लग रहा है पिताजी। ये सुनकर मुखिया पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। आदित्य काफी समय से अकेले रह रहा था। हो सकता है कि उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर कोई राक्षस जानवर की शक्ल लेकर अपना कोई भयानक मकसद पूरा करने के लिए उसके घर पर उसका मित्र बनकर बैठ गया है। हाँ, समझ गया।
लेकिन तुम चिंता मत करो राधा, मैं अभी गांव वालों को एकत्रित करता हूँ और सब कुछ सही करता हूँ, रुक जाओ। कुछ ही देर में मुखिया ने सारे गांव वालों को एकत्रित कर लिया और उन गांव वालों को लेकर आदित्य के घर पर पहुंच गया और आदित्य को आवाज लगाता हुआ बोला, आदित्य, अरे ओ आदित्य, बाहर आओ और अपने उस बोलने वाले हिरण को भी लेकर आओ। पूरा गांव बाहर एकत्रित है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बाहर आओ आदित्य, बाहर आओ। आदित्य, जो हीरा से बात कर रहा था, बाहर खड़े मुखिया की बातें सुनकर बुरी तरह से डर गया। तभी हीरा आदित्य से बोला, आदित्य देखो, अब मेरा जाना बहुत जरूरी हो गया है। मेरे बोलने का रहस्य सारे गांव को पता लग गया है और अब ये गांव वाले मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। तभी हीरा आंखों में आंसू लाते हुए आदित्य से बोला, शायद हम दोनों की मित्रता का साथ यहीं तक था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा आदित्य। जब मैं अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आया, तब मुझ पर इंसानों ने पत्थर से प्रहार किया, लेकिन तुम थे जिसने मेरे जख्म पर मरहम लगाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया और यहाँ तक कि तुमने मुझे अपना मित्र बनाकर अपने परिवार की तरह अपने घर पर रखा। और अब जबकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हारी आंखों में आंसू है। यही तो तुम्हारी सच्ची मित्रता की निशानी है। मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। इतना बोलकर हिरण रोता हुआ पीछे के दरवाजे से निकल गया। कुछ देर बाद आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। मुखिया तुरंत घर के अंदर आता हुआ बोला, कहाँ है वो बोलने वाला हिरण? बताओ आदित्य, कहाँ है? जब राधा घर छोड़कर गई थी, मैंने उस हिरण को उसी समय घर से निकाल दिया था। वो नहीं है यहाँ पर। अरे तुम सही कह रहे हो ना? बताओ, सही कह रहे हो ना? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने उसे निकाल दिया। कुछ देर बाद मुखिया गांव वालों को लेकर चला गया और शाम को राधा आदित्य के घर पर आ गई। आदित्य खुश रहने का दिखावा करने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। 1 वर्ष बाद राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के आने के बाद आदित्य और राधा का जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया, मगर आदित्य अब भी अपने मित्र हीरा को बहुत याद करता था। ऐसे ही 5 वर्ष और बीत गए। आदित्य का पुत्र अब 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन आदित्य की पत्नी आदित्य से बोली, विजयनगर राज्य में मेरी दूर की मौसी रहती है। क्यों ना कुछ दिन के लिए हम दोनों वहाँ चलें। इसी बहाने हमारे पुत्र का भी मन बहल जाएगा। हाँ, तुम सही कहती हो, लेकिन विजयनगर जाने का रास्ता तो जंगल से जाता है राधा। इसीलिए एक काम करते हैं कि कल हम प्रातःकाल ही निकलेंगे और शाम होते ही विजयनगर पहुंच जाएंगे। राधा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। अगली सुबह राधा और आदित्य अपने पुत्र को लेकर विजयनगर की ओर चल दिए। विजयनगर का रास्ता काफी लंबा था। दोपहर के समय आदित्य अपनी बैलगाड़ी घने वृक्ष के समीप रोकता हुआ राधा से बोला, राधा, ये बैल चलते चलते काफी थक चुके हैं। क्यों ना हम इस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम कर लें और कुछ खा भी लें। कुछ देर बाद हम चलेंगे। अपने पुत्र को लेकर बैलगाड़ी से नीचे उतर गया और एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गया। आदित्य का पुत्र, जो कि 5 वर्ष का था, झाड़ियों में खेलने लगा। तभी जंगली शेर की दहाड़ सुनकर आदित्य और राधा बुरी तरह से घबरा उठे।
राधा, शांत शांत। हाँ, यहाँ आसपास कोई शेर है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, चलो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी घनी झाड़ियों से एक शेर छलांग मारकर आदित्य के पुत्र के ठीक सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। आदित्य, मेरे पुत्र को बचाओ। तभी दूसरी ओर झाड़ियों से हीरा अचानक उस शेर के ऊपर झपट पड़ा। हिरण को अपने ऊपर हमला करते हुए देख शेर बुरी तरह से आक्रोशित हो गया। कुछ ही देर में उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन हिरण ने बड़ी ही बहादुरी से शेर को घायल करके मार दिया। लेकिन युद्ध के दौरान हिरण पूरी तरह से घायल हो चुका था। आदित्य दौड़ता हुआ हिरण के पास आकर बोला, हाँ, मेरे दोस्त हीरा, तुम कहाँ थे? अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे परिवार के खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो ना। मैंने तुम्हारे घर पे खाना खाया है, तुम्हारा नमक खाया है, तो फिर मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया था आदित्य। हमेशा रात के अंधेरे में मैं चुपके से तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें देखता रहता। आज भी मैं आहिस्ता से बड़ी ही सावधानी पूर्वक तुम्हारा पीछा कर रहा था। हाँ। अरे तो तुम मुझे बोल सकते थे, तुम दूर से आवाज लगाकर मुझे बता देते कि यहाँ पे शेर मौजूद है। अगर मैं आवाज लगाता तो शेर भी तो चौकन्ना हो जाता ना, और वो तुम्हारे बेटे को खा जाता। तभी राधा रोती हुई हीरा के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुमने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। अपने ऊपर दोष मत दो राधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना बोलकर हीरा आदित्य की ओर देखकर बोला, मेरे जाने के बाद रोना नहीं आदित्य, बल्कि मुझे याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र जो कि एक हिरण था। इतना बोलकर हीरा ने अपने प्राण त्याग दिए। हीरा को देखकर आदित्य और राधा फूट फूट कर रोने लगे। जाते जाते हीरा अपनी मित्रता की मिसाल कायम कर गया। उस दिन के बाद राधा ने अपना जीवन हमेशा हीरा की वफादारी को याद करते बिताया और वो अपने किए पर हमेशा पछताती रही।